गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, गुड इवनिंग, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। सो जैसा कि हम पढ़ चुके थे ग्रोथ के बारे में, व्हाट इज ग्रोथ, देन वी हैव स्टडीड फेजेस ऑफ ग्रोथ। उसके बाद में हमने देखा था कि ग्रोथ को क्वांटिफाई कैसे किया जाता है। तो आज हम पढ़ रहे हैं ग्रोथ रेट मॉडल्स के बारे में और फैक्टर अफेक्टिंग द ग्रोथ। तो सारी चीज़ें जितनी भी हम ये आपके सामने जो लिखी हुई हैं, ये सब की सब काफ़ी ज़्यादा एक डिटेल्ड स्टडीज़ की करते हुए, और हम इस चैप्टर के फिर कल शुरू करेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द ग्रोथ मॉडल्स, और इसमें दो तरीके के ग्रोथ मॉडल्स आते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको इसका कुछ कुछ आइडिया दिया था कि अरिथमेटिक जो ग्रोथ होती है वो एक कॉन्टिन्यूस ग्रोथ होती है और उसका ग्राफ जो है वो लीनियर बनता है, और ज्योमेट्रिक ग्रोथ जो है इसका सिग्मोइड ग्राफ बनता है। तो ये एक ज़्यादा लॉजिकल ग्रोथ है। तो फैक्टर्स इसमें जो जो भी ग्रोथ को जो जो भी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो सब हम आज पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इज अरिथमेटिक। सबसे पहले तो बात करें ग्रोथ मॉडल्स की, तो ग्रोथ मॉडल क्या होते हैं? ग्रोथ मॉडल जो हैं वो, व्हाट आर ग्रोथ मॉडल्स? किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, किसी भी एक प्लांट पार्ट, इसकी ग्रोथ को जब हम क्वांटिफाई करना शुरू करते हैं, क्वांटिफाई मतलब इसकी लेंथ, स्पेलिंग का थोड़ा देख लेना, लेंथ, हाइट, बायोमास, या इसका साइज, या इसका सरफेस एरिया, तो ये सब चीजें जब हम इन चीजों को क्वांटिफाई करना शुरू करते हैं, तो जिस भी तरीके की ग्रोथ हमें देखने को मिलती है, द काइंड ऑफ ग्रोथ, द स्पीड ऑफ ग्रोथ, द पैटर्न्स ऑफ ग्रोथ दैट वी सी, उन्हीं चीजों को मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस की हेल्प से जब हम क्वांटिफाई करते हैं, जब हम ये वी फाइनली रीच ऑन टू अ कंक्लूजन that this type of growth is shown by the particular plant part. For example, the roots, they never stop growing, they grow up until the death of the plant. So finally it is something like quantification of a plant growth in different parts. Okay, but leaves, fruits, flowers, they attain up certain size and then they stop growing. क्लियर ना? तो इसमें पूरे के पूरे प्लांट में एक ही तरीके की ग्रोथ का मॉडल जो है वो यूज नहीं किया जा सकता फॉर क्वांटिफिकेशन। सो वी हैव टू यूज डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रोथ मॉडल्स, एंड दैट वी आर गोना स्टडी टुडे। सो इन सब चीजों के बेसिस पे प्लांट जो है किस तरीके की ग्रोथ को शो करता है, दैट वी आर गोना स्टडी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इज अरिथमेटिक ग्रोथ, विच मीन्स the cell number which is present here, suppose it is 1. Clear है ना? Now this is time, and on the x-axis it is height of the plant. What it is talking about? It is talking about the length of the stem. किसकी बात कर रहा है? स्टेम लेंथ की बात कर रहा है। तो मतलब अगर यहां पर 1 फीट लेंथ है, whatever the conversion factor is, whatever the conversion factor, or whatever the time unit, the now t, it can be 1 hour, it can be 2 hours, it can be 1 day, or it can be 30 days. ठीक है? 1 week, 15 days, quarter month, और यू कैन से कंप्लीट मंथ, और यू कैन से हाफ ईयरली। जिस भी तरीके से हम उस प्लांट की ग्रोथ को क्वांटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब टी जो है वही टाइम लिमिट पीरियड होता है, जिसके डे जीरो पे, यानी बिल्कुल स्टार्टिंग में आप लेंथ को मेजर करके एक डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, और फिर उसके बाद आफ्टर दैट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, आफ्टर दैट सर्टेन यूनिट ऑफ टाइम, यू अगेन मेजर। क्लियर? तो उसमें अगर देखिए, अब सपोज करते हैं हम कन्वर्जन फैक्टर जो है वो 1 है, जिसका मतलब ग्रोथ रेट। ओके, ग्रोथ रेट, दिस मीन्स दैट इन 1 डे प्लांट ग्रो 1 फीट। प्लांट जो है वो 1 फीट लेंथ को इंक्रीज करता है, सपोज इट इज नाउ, बहुत ज्यादा की बात हो रही है, बट हम इसको सपोज कर लेते हैं। सो आफ्टर 30 days, what will be its height? Its height will be 30 feet. Okay, from 1 feet it directly rises on to 30 feet, and for eternity,
फॉर इन्फिनिटी इट विल कीप ऑन ग्रोइंग द सेम, वो सेम टू सेम तरीके से ग्रो करता रहेगा, बिकॉज अरिथमेटिक ग्रोथ मीन्स देयर इज no limitation on the plant growth, there is no factor affecting the plant growth, and all of the factor which affect the plant growth are in optimum condition. पानी भी है, न्यूट्रिशन भी है, सनलाइट भी है, फोटोसिंथेसिस भी हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है और हेरिडिटी भी है। ये सब चीजें जो फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे ऑप्टिमम कंडीशंस में हैं, एंड इन दिस केस देयर विल बी इनफाइनाइट ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, बट ऐसा होता नहीं है ना। ऐसा अगर नहीं होता तो देखिए ये इसका फॉर्मूला बनता है एल टी। एल टी का मतलब लेंथ आफ्टर टाइम टी, यानी जब हमारी स्टडी खत्म होगी उस टाइम की ये बात कर रहा है, इट इज 30 फीट। एल जीरो, जीरो मीन्स वेन एवर वी स्टडी, वेन एवर वी स्टार्टेड द स्टडी, जब भी हमने स्टडी को शुरू किया था, दिस इज 1 फीट एट स्टार्टिंग ऑफ द स्टडी। ओके, देन वी हैव आर, सो आर कैन बी एनीथिंग। नॉर्मली आर जो है वो पॉइंट्स में होता है, 1 पॉइंट में अगर चला जाए तो वो बहुत ज्यादा हो जाता है, 1 पॉइंट समथिंग, बट नॉर्मली जो है वो 0.1, 0.2, 0.05, 0.08 इस तरह की ग्रोथ रेट जो है हमें देखने को मिलती है। और इलोंगेशन, ये ग्रोथ रेट का मतलब ही है इलोंगेशन पर यूनिट टाइम। अब यूकैरियोटिक सेल ह्यूमंस की मैं बात करूं तो ह्यूमन सेल जो है 24 आवर्स में डबल होता है, ठीक है। ह्यूमन सेल डबल्स इन 24 आवर्स। अब 24 आवर्स में अगर वो डबल हो रहा है, देन इट इज द ग्रोथ रेट इज 1 to 2 पर 24 आवर्स। 1 से 2 कितनी देर में? 24 घंटे में। तो इसके लिए अगर सेम चीज को अप्लाई करते हैं हम प्लांट सेल के साथ, देन ग्रोथ रेट विल बी 1 to 2 in 24 hours. This will be the R. ओके, द इलोंगेशन पर यूनिट एरिया। तो इसमें सब चीजें मेजर होती हैं, सेल का साइज क्या है, सेल की पोजीशन क्या है, सेल का फंक्शन क्या है। तो अरिथमेटिक ग्रोथ जो है ना, एक मॉडल है ग्रोथ का, बहुत बहुत छोटे से एक बहुत स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए अप्लाई भी होता है, बट it does not finally calculate the plant growth completely. Clear? Next we have is geometric growth, or geometric growth is also known as logistic growth. It is also known as logistic growth because it is more logical. Logical means whenever the growth of a plant is taking place, then ऐसा तो नहीं है ना कि इन्फिनिटी टाइम तक उसको कोई लिमिटिंग फैक्टर मिलेगा ही नहीं। कभी ना कभी तो टेम्परेचर हाई होगा, कभी ना कभी तो लाइट कम होगी, कभी ना कभी वाटर का अप डाउन होगा, सॉल्ट कंसंट्रेशन अप डाउन होगी, या किसी भी तरह का मैकेनिकल डैमेज होगा, या कोई ह्यूमन बेस्ड डैमेज होगा, या कोई नेचुरल डैमेज होगा। तो वो सब चीजें, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ज्यादा हो सकती है, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन लो हो सकती है, यानी लिमिटिंग फैक्टर यहां पर इंक्लूड होते हैं। क्लियर है? और इसको हम वेट की फॉर्म में पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो W मीन्स वेट इन दिस पर्टिकुलर केस, बट W जो है ये कुछ भी हो सकता है। पहले में मैंने बताया था वो वेट हो सकता है, वो हाइट हो सकती है, वो नंबर ऑफ सेल हो सकता है, वो सरफेस एरिया हो सकता है, या वो कंप्लीट बायोमास हो सकता है। तो यहां पर W जो है वो इंडिकेशन के लिए दिया गया है, और W डायरेक्टली रिलेट्स टू वेट, सो वी आर टेकिंग वेट। ओके, and now what is happening in this geometric growth? See, you can see 3 things: lag phase, exponential phase and stationary phase। इस ग्राफ को मैं कंप्लीट कर देता हूं। it finally goes downwards and reaches to this condition. This is known as senescence phase, or you can say death phase. Okay, so this downward downfall is सेनेसेंस फेज और डेथ फेज, बट हम इसको कंसीडर नहीं करते। और जो ये ग्राफ बनता है, साइज वेट ऑफ द ऑर्गन, और यू कैन से द प्लांट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज नोन एज सिग्मोइड कर्व। So it is known as sigmoid curve.
अब यहां से सेनिसेंस की क्या कंडीशंस हैं, देखिए एक प्लांट का जो सेल है वो जब जरूरत से ज्यादा पर्टिकुलरली मेटाबॉलिक वेस्ट को एक्यूमुलेट कर लेता है तो उसके अंदर के जितने भी अदर देन द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं उनको रिमूव कर लेते हैं। हमने चैप्टर नंबर 12 में, चैप्टर नंबर 11 और 12 में ये चीज देखी थी ना कि एसेंशियल मिनरल्स को किस तरह के तरह से जो भी सेल डेथ की तरफ जा रहे हैं, जो भी सेनिसेंट सेल हैं वहां से रिमूव बैक करके और नॉर्मल सेल्स को प्रोवाइड कर दिया जाता है, रिमेंबर। So final weight or you can say final size. So W1 is again we are taking T as time of growth and W1 will be the final growth. Okay. So यहाँ पर LT जो था that is length or you can say the factor which we are considering as growth वो after time T यानी कितना है T टाइम के बाद में। यहां पर हम टाइम को अलग से लेते हैं, वो टाइम को अलग से कैसे लेते हैं और वो कहां जाता है वो भी अभी देखेंगे। सो W1 इज फाइनल ग्रोथ, यानी जब हमारी स्टडी खत्म हुई उस टाइम प्लांट की हाइट, वेट, सरफेस एरिया या बायोमास कितना था, सो वो होता है WT। सेकेंड वी हैव इज W0। सो इट इज इनिशियल, जब हमने स्टडी शुरू की थी उस टाइम कितना था। इसमें एक चीज इंक्लूड होती है दैट इज दिस E। व्हाट इज दिस E? This A is base of natural algorithm or this is 2.73 I think. Okay, it is 2.718। ठीक है, सो ये होता है नेचुरल लॉगरिथमिक ग्रोथ। तो इसको हम हमेशा यही कैरी करते हैं। तो फाइनल क्या रहेगा, सपोज हमारे पास हमने 2 kg बायोमास से शुरू किया था तो W1 इज इक्वल टू 2 kg इंटू 2.718 पावर रेट। इसकी पावर में, अब इस नेचुरल बेस की पावर में आता है रेट। सपोज द रेट इज 010, okay, it is 0.1, so there will be a 0.1 and into the time, जो भी टाइम हमने कंसीडर किया है वो टाइम। तो टाइम सपोज हमने ले लिया इसमें 30 डेज का, या हम ले लेते हैं इसको 1 मंथ और यू कैन से 1 ईयर, एनीथिंग। द टाइम यूनिट इज डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन हु इज स्टडिंग। सो फाइनली जब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे सो हमारे पास आ जाएगा W1, यानी स्टडी खत्म होने के बाद में किस तरीके की ग्रोथ का पैटर्न हमें देखने को मिला है। और सिग्मोइड ग्रोथ कर्व की बात करें तो इसमें आता है सबसे पहले लैग फेज। लैग फेज का मतलब होता है व्हेन द नंबर ऑफ डिवाइडिंग सेल इज लो, जब नंबर ऑफ डिवाइडिंग सेल्स लो होते हैं। अब देखिए अगर लैग फेज में एक अकेला सेल डिवाइड कर रहा है तो आफ्टर एवरी जनरेशन इट विल बी एबल टू प्रोड्यूस 2 सेल्स ओनली, है ना, क्लियर है ना। लैग फेज में जब एक ही सेल डिवाइड होता है तो वो एक जनरेशन के बाद 2 सेल्स को प्रोड्यूस करेगा। बट यहां जाते जाते सपोज यहां तक 16 जनरेशन, एक्सपोनेंशियल फेज में 16 जनरेशन इस सेल ने अटेन कर ली तो 2 रेज टू पावर 16 बहुत ज्यादा होता है। और यहां पर डिवाइडिंग नंबर ऑफ सेल है 2048। तो ये कितने में, अगली ही जनरेशन में यानी 16वीं जनरेशन में अगर 2048 सेल्स हैं तो 17वीं जनरेशन में ये 4196 सेल्स हो जाएंगे। 4096 सेल्स। अब देखिए यहां पर भी एक ही जनरेशन के अंदर डबल हुआ था बट नंबर ऑफ सेल डिवाइडिंग आर लेसर, हेंस द प्रोडक्ट इज लेसर। तो यहां पे हो क्या रहा है, हुआ यहां पे भी डबल ही है बट द नंबर ऑफ सेल डिवाइडिंग आर मोर, हेंस द प्रोडक्ट इज मोर। So this is exponential phase or you can say the log growth. Then we have the stationary phase। और स्टेशनरी फेज का सीन क्या है, स्टेशनरी फेज में नंबर ऑफ सेल डेथ, नंबर ऑफ सेल गेटिंग सेनिसेंस्ड, नंबर ऑफ सेल डाइंग आर इक्वल टू नंबर ऑफ सेल गेटिंग प्रोड्यूस्ड। सो वहां पर आ जाती है स्टेशनरी फेज। देयर इज अ वेरी लेस इंक्रीज इन टोटल नंबर ऑफ सेल्स। और फिर फाइनली क्या है, स्ट्रेच फैक्टर के अंडर आकर ये सेल जो है
सेनिसेंस की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक ग्रोथ और अरिथमेटिक ग्रोथ आपको समझ में आ गया होगा आई होप। अगर नहीं आया है तो फिलहाल नीचे कमेंट करके बता देना मुझे कि क्या नहीं आया समझ में, और फिर उसके बाद में अप्लाई कैसे होता है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे पहले तो ग्रोथ जो है वो दो तरीके की होती है। एक ग्रोथ दैट इज टोटल, और यू कैन से द अरिथमेटिक ग्रोथ। टोटल ग्रोथ और अरिथमेटिक ग्रोथ। सेकेंड वी हैव इज रिलेटिव ग्रोथ। नाउ व्हेन दिस लीफ वाज अबाउट टू प्रोड्यूस एंड दिस लीफ वाज अ बड ओनली, ये लीफ क्या थी, सिर्फ और सिर्फ एक बड थी। तो उस केस में ये जो लीफ है ये बहुत ज्यादा स्पीड से डिवाइड करती है। यहां पर इसका सरफेस एरिया दिया हुआ इट इज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड आफ्टर अ गिवन यूनिट ऑफ टाइम, सपोज इट इज 1 वीक। ठीक है, सो ये जो जो 1 वीक के बाद में ये जो लीफ है इसने 100% ग्रोथ रेट को शो किया। दिस इज शोइंग 100% ग्रोथ रेट। सो क्या हम बोल सकते हैं यहां पर कोई भी फैक्टर जो है वो लिमिटिंग नहीं है अप अंटिल दिस पार्ट, यानी जब ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर तक पहुंच जाएगी तब तक इसको कोई भी लिमिटिंग फैक्टर नहीं मिल रहा था। बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इट स्टार्टेड गेटिंग द लिमिटिंग फैक्टर्स, और उसके बाद में अगले 1 वीक में नाउ वी आर कंसीडरिंग कि ये बड जो है एक फाइनल फॉर्म ऑफ लीफ तक जब पहुंचेगी तो उसमें 2 वीक का टाइम लगता है। 1 वीक में हमने 100% ग्रोथ देखी थी। तो क्या ये 100% ग्रोथ जो है आपको इस तरीके की नहीं दिख रही? इट इज कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीजिंग विदाउट एनी लिमिटेशन। और सेकेंड कंडीशन में आपको दिखेगा कि एक्सपोनेंशियल फेज के बाद में वो स्टेशनरी फेज पे आ चुकी है और ग्रोथ जो है बहुत धीरे धीरे हो रही है। सो नेक्स्ट 1 वीक इज logistic growth. Starting 1 week is arithmetic growth and next 1 week is logistic growth. So यहां पर ये कंडीशन आपको समझ में आ गई। फिर उसके बाद होता है टोटल ग्रोथ, यानी इस बड से लेके और इस फाइनल फॉर्म ऑफ लीफ तक। ठीक है, इस स्टार्टिंग बड से लेके और इस फाइनल फॉर्म ऑफ लीफ तक कितना ग्रोथ हुआ है दैट इज नोन एज टोटल ग्रोथ। कंप्लीट ग्रोथ वी आर टेकिंग जीरो, यानी कोई स्ट्रक्चर था ही नहीं एज द ग्रोइंग। सो बड बड से लीफ प्रोड्यूस हुई और वो फाइनल साइज को अटेन कर गई। जो भी टोटल ग्रोथ होगी दैट इज अरिथमेटिक ग्रोथ एंड टोटल ग्रोथ। और रिलेटिव ग्रोथ का मतलब क्या है कि 1 वीक में जितना भी इसने प्रोडक्शन किया और अगले वीक में इसने कितना प्रोडक्शन किया, आपस में दोनों का कंपैरिजन इज नोन एज रिलेटिव ग्रोथ। यानी स्टार्टिंग ग्रोथ पैटर्न्स क्या थे और फाइनल ग्रोथ पैटर्न्स क्या थे, इसके बीच का जो रिलेशनशिप होता है दैट इज रिलेटिव ग्रोथ। क्लियर विद दिस? नेक्स्ट वी हैव इज कंडीशंस फॉर ग्रोथ। एंड कंडीशंस फॉर ग्रोथ, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव वाटर। क्यों चाहिए? एक सेल को इलोंगेशन करने के लिए क्या है, टर्जिडिटी जरूरी है। और टर्जिडिटी के लिए क्या चाहिएगा उसको, टर्जिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाटर अवेलेबिलिटी। Clear? Turgidity is directly proportional to water availability. So water is being if available or not, that condition will be very much responsible for the growth. One. Second, जितने भी एंजाइम्स हैं इन सब की एक्टिविटी के लिए वाटर चाहिए होता है, एंजाइम एक्टिविटीज के लिए। इसके अलावा क्या, इसके अलावा गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपायरेशन, है ना। तो ट्रांसपायरेशन के लिए भी वाटर चाहिए। अब अगर एक प्लांट के पास वाटर कम है तो उस कंडीशन में वो गैसियस एक्सचेंज भी नहीं कर सकता। स्टोमेटा उसको क्लोज रखने पड़ेंगे, और स्टोमेटा अगर क्लोज रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से अपटेक नहीं हो सकती और ऑक्सीजन बाहर नहीं छोड़ी जा सकती। तो फोटोसिंथेसिस का रेट हेंस डिक्रीज, एंड फोटोसिंथेसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ग्रोथ। सो ये रोल है वाटर का। सेकेंड कंडीशन वी हैव इज कार्बन डाइऑक्साइड। Okay, second condition we have is carbon dioxide. So this CO2 which is for anabolic process,
In what anabolic process? In photosynthesis. क्लियर? एनाबॉलिक प्रोसेस इन फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में एनाबॉलिक प्रोसेस किस तरह से होगा वो आप लोगों को 13 चैप्टर में पढ़ाया जा चुका है। अब इसके बाद आता है O2। O2 किस लिए जरूरी है? सारे के सारे प्लांट सेल जो हैं वो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं और O2 इज रिस्पॉन्सिबल एज रेस्पिरेशन। क्लियर? सो कंसंट्रेशन भी इनकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभार ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा हो जाती है तो C3 सेल्स के अंदर फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है, बट वो चीजें जो हैं हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वो स्ट्रेसफुल कंडीशंस हैं। ठीक है? C3 प्लांट स्टार्ट्स द प्रोसेस ऑफ photo respiration because of higher concentration of oxygen and lower concentration of carbon dioxide. So my question is why? What is the main reason behind this कि ज्यादा कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की अगर हो जाती है और कम कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन होती है तो प्लांट जो है फोटो रेस्पिरेशन शुरू क्यों कर देता है? दैट इज द क्वेश्चन। इसका आंसर आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। आई होप आप लोग आंसर करेंगे। इसके बाद आता है सनलाइट, और सनलाइट में दो चीजें देखने को मिलती हैं, एक है फोटोपीरियोडिज्म, यानी जब एक प्लांट है जो है वो अपनी सोमेटिक ग्रोथ कर रहा है। सोमेटिक ग्रोथ मतलब इट इज जस्ट ग्रोइंग विदाउट एनी रिप्रोडक्शन, है ना? एक प्लांट की जो लाइफ साइकिल होती है उसके अंदर एक सोमेटिक ग्रोथ फेज होता है, फिर एक रिप्रोडक्टिव ग्रोथ फेज होता है जब वो फ्लावर प्रोड्यूस करता है, गेमीट प्रोड्यूस करता है, पोलिनेशन करता है, सीड प्रोडक्शन होती है। तो ये फोटोपीरियोडिज्म जो है इसका मतलब है कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जैसे वीट है, ब्रासिका है, सरसों और गेहूं, ये क्या करेंगे, लो कंडीशन होती है जब पानी सनलाइट की, यानी टोटल आवर्स ऑफ सन, टोटल आवर्स ऑफ सन जब ये कम होते हैं तो उस कंडीशन में वो अपनी सोमेटिक ग्रोथ करते हैं। और जब सनलाइट की अवेलेबिलिटी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, यानी डे लेंथ जब इंक्रीज होना शुरू हो जाती है तो वो रिप्रोडक्शन करते हैं, सीड प्रोडक्शन करते हैं, और फाइनली दे रीच इनटू अ सेनेसेंस स्टेज, और उनकी लाइफ साइकिल जो है वो खत्म हो जाती है। ऐसा ही होता है। सब लोग किसी न किसी तरीके से खेती के बारे में जानते अगर आप होंगे तो आप लोगों को पता है कि सरसों जो है वो कब काटने लायक होती है और गेहूं कब काटने लायक होती है। तो वो तब होता है जब एक टाइम फोटोपीरियोडिज्म कम है यानी विंटर कंडीशन, और दूसरा जब समर आने स्टार्ट होते हैं वो अपने पॉलिनेशन करते हैं, सीड प्रोडक्शन करते हैं, और उसके बाद में फाइनली दे रीच ऑन टू द सेनेसेंस। क्लियर? और टेम्परेचर या सनलाइट के साथ एक और चीज एडिड है यहां पर, सनलाइट के साथ यहां पर एडिड रहेगी आपके लिए फोटोमोर्फोजेनेसिस। There is a phenomena known as photomorphogenesis. Photomorphogenesis is the phenomena of ठीक है। तो फोटोमॉर्फोजेनेसिस का मतलब होता है लाइट की अवेलेबिलिटी की वजह से और सनलाइट की वजह से जब कुछ प्लांट स्पेशल स्ट्रक्चर्स को जन्म देते हैं उसे भी बोलते हैं क्या, फोटोमॉर्फोजेनेसिस। ठीक है? तो इसमें फोटोसिंथेसिस एक बहुत बड़ा रोल है, फोटोपीरियोडिज्म का रोल है और फोटोमॉर्फोजेनेसिस का है। इसके बाद एक और चीज आती है, अगर लाइट ज्यादा है तो उस टाइम वो जो अपने एबैक्सियल और एडेक्सियल एपिडर्मिस यानी लीव के ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ की जो एपिडर्मिस होती है, और उसके बाद में जो पैलिसेड पेरेन्काइमा सेल्स हैं, ये पिछले चैप्टर में हम सब चीजें पढ़ चुके हैं, रिवाइज करिए इन चीजों को। ठीक है? तो पैलिसेड पेरेन्काइमा जो है उसकी लेयर्स जो है वो डबल हो जाती हैं। डबल लेयर का मतलब सनलाइट से बचेंगे, तो वो भी एक ग्रोथ में आएगा। ठीक है? इसके बाद आता है इसमें इटियोलेशन। इटियोलेशन का मतलब क्या है, जब जरूरत से कम लाइट प्रेजेंट होती है तो उस टाइम जो पत्तियां हैं वो डार्क ग्रीन कलर की हो जाएंगी। और डार्क ग्रीन कलर की वो क्यों हो जाती हैं? देयर इज एन इंक्रीज इन क्लोरोफिल कंसंट्रेशन। क्लोरोफिल की कंसंट्रेशन में इंक्रीज हो रहा है क्योंकि मोर नंबर ऑफ क्लोरोफिल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसलिए वो क्लोरोफिल की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं
और इंक्रीज अगर उन्होंने किया, इन दैट केस देयर विल बी अ इंक्रीज्ड फोटोसिंथेसिस, तो दैट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ग्रोथ। इसके बाद आता है टेम्परेचर। ज्यादा टेम्परेचर, कम टेम्परेचर, ये दोनों ही चीजें प्लांट के ट्रांसपायरेशन, इवेपोरेशन को अफेक्ट करेंगे, एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट करेंगे और फाइनली जो है ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद न्यूट्रिएंट्स आते हैं। तो न्यूट्रिएंट के तो ऑब्वियसली डायरेक्ट अवेलेबिलिटी है। एनाबॉलिक प्रोसेस जब भी कोई प्लांट एक करेगा तो उसको जरूरत किस चीज की है? न्यूट्रिएंट्स की। हेरिडिटरी, अब एक ग्रास जो है वो एक बेनियान ट्री, एक पीपल ट्री के बराबर में ग्रोथ नहीं कर सकती। बराबर में ग्रोथ माने तो उसके इक्विवेलेंट ग्रोथ ग्रास की नहीं हो सकती। हर्ब्स, जो छोटी छोटी झाड़ियां होती हैं, श्रब्स, उनकी ग्रोथ जो है वो बड़े लार्ज वुडी ट्रीज के बराबर नहीं हो सकती, है ना। तो वो उनके हेरिडिटी में इसी तरीके की चीजें हैं। फिर इसके बाद में स्ट्रेस फैक्टर्स आते हैं। कुछ स्ट्रेस फैक्टर्स का ऐसा है कि जब उनको स्ट्रेस मिलेगा, फॉर एग्जांपल मैंने अगर आपको दिया था अभी फोटो पीरियोडिज्म में और वर्नलाइजेशन में, हाँ टेम्परेचर में एक चीज आती है यहाँ, वर्नलाइजेशन। ठीक है, तो स्ट्रेस फैक्टर्स जो हैं दे आर फाइनली मेकिंग व्हाट, दे आर फाइनली डूइंग समथिंग फॉर फ्लावरिंग, गैमीट फॉर्मेशन, एंड थर्ड थिंग वी हैव इज सीडिंग। ठीक है, इन चीजों को जन्म देते हैं। या सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन के लिए सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, जब आपने चैप्टर नंबर 9 में पढ़े थे, तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की फॉर्मेशन के लिए भी स्ट्रेस फैक्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट आर डिफेंसिव एंड इंक्रीजिंग द ग्रोथ इन सम अदर वे। ठीक है, तो ये था आपके पास कंडीशंस फॉर ग्रोथ। कल हम शुरू करेंगे, एक सेकंड रुको, कल हम क्या शुरू करेंगे? टुमारो वी आर गोना स्टडी, हाँ, डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन एंड डी डिफरेंशिएशन। अलोंग विद दैट वी आर गोना सी द डेवलपमेंट, और इसके बाद में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन एंड एटसेट्रा आते हैं, तो वहां से हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। Thank you so much for today. Make sure do whatever you want to do. Just keep on studying. high चीज जेई मेंस के जो एग्जाम्स हैं वो आ चुके हैं, और अभी देखते हैं नीट के एग्जाम्स का क्या सीन रहेगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे, नाइट, इवनिंग, आफ्टरनून, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे थे। थैंक यू।